जहां फिल्म इंडस्ट्री का नाम आता है वहां ऑटोमेटिक ही पैसा आता है। अगर कोई शख्स कहता है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है तो लोग समझ जाते हैं कि जरूर यह अच्छा पैसा कमा रहा होगा। लेकिन अगर कोई यह कहे कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की केवल 6,000 रुपये के लिए कत्ल कर दिया गया तो यह कितना सच लगता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ है। एक मशहूर हीरोइन जो टीवी सीरियल में एकता कपूर जैसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम की हो, कंगना रनौत के साथ रज्जो फिल्म में काम किया हो, ऐसी किसी एक्ट्रेस की सिर्फ 6,000 रुपये के लिए कोई कत्ल कर सकता है, यह बात हजम तो नहीं होती, लेकिन यही सच है। तो आखिर यह कहानी क्या है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 12 जून 2017 मुंबई के अंधेरी इलाके में अंबोली पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। कॉल करने वाला बताता है कि SRA भैरवनाथ हाउसिंग सोसाइटी की 5वीं मंजिल के रूम नंबर 503 में से बहुत बदबू आ रही है। इस कॉल के बाद पुलिस की एक टीम उस स्पॉट पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पहुंचकर देखी तो उस रूम का दरवाजा बंद था। पड़ोस के लोगों से पूछा गया तो पड़ोसियों ने बताया कि इस फ्लैट में एक एक्ट्रेस रहती है जिसका नाम कृतिका उर्फ ज्योति चौधरी है। अब पुलिस उस घर पर आने जाने वाले लोगों के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है, पर कुछ खास जानकारी निकल कर नहीं आती है। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का रूटीन एक आम शख्स के रूटीन से बिल्कुल अलग होती है। उनका आने जाने का टाइम फिक्स नहीं होता है। शूटिंग किसी भी वक्त चल सकती है, इसलिए उन्हें वहां उस समय पर जाना पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का किसी एक्ट्रेस के घर पर जाना आना आम सी बात है, इसलिए पड़ोसियों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। इस घर पे कौन आया, कब आया, कितने बजे आया, इसकी कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। पुलिस पूछताछ के बाद दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर चाबी थी नहीं। इसके बाद उस दरवाजे को तोड़ा गया। जैसे ही दरवाजा टूटा, बदबू का आना और तेज हो गया। पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो उस फ्लैट में एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश कृतिका उर्फ ज्योति चौधरी की थी। कमरे की हालत देखकर पता चल रहा था कि यहाँ पर कुछ हाथापाई हुई थी। ज्योति के सिर पर गहरे चोट के निशान थे। लाश की हालत देखकर पता चल रहा था कि उसको मरे हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, क्योंकि लाश सड़ने की बदबू आ रही थी। पुलिस को एक बात बहुत ही अजीब लगी कि जिस कमरे में लाश थी उस कमरे का 90 डिग्री पर AC ऑन था। वह AC लगातार 3-4 दिन से चल रहा था। पुलिस उसके बाद उस कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है। इस तलाशी में बेड पर एक सफ़ेद पाउडर सा कुछ दिखाई दिया। पुलिस ने उस पाउडर को उठाया और उसको जांच के लिए भेज दिया। कमरे में कुछ तस्वीरें भी मिली। उसमें एक तस्वीर जिसके ऊपर तारीख भी लिखी थी, वह 3-4 दिन पुरानी थी। शायद कृतिका के बर्थडे सेलिब्रेशन का फोटो था। इस तलाशी के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को कृतिका का मोबाइल वहीं पर मिल जाता है। इसके बाद उसके घर वालों को फ़ोन किया जाता है और इसकी खबर दी जाती है। घर वाले हरिद्वार में रहते थे। अब पुलिस एक बार फिर पूछताछ करती है। इस बार पुलिस आसपास के कॉलोनी और उस बिल्डिंग के गार्ड से भी पूछताछ करती है, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि उस सोसाइटी का कोई शख्स या गार्ड इस केस में इन्वॉल्व है। पुलिस की तफ्तीश जारी रहती है। पुलिस CCTV फुटेज को भी खंगालने की कोशिश करती है, लेकिन कृतिका 503 नंबर फ्लैट में रहती थी और वहां कोई CCTV कैमरा नहीं लगा था। तभी इस जांच पड़ताल के बीच कृतिका की फैमिली मुंबई पहुंचती है। वहां पहुंचकर अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर पुलिस माँ बाप से पूछताछ करती है। माँ बाप से पूछताछ में कृतिका की पूरी कहानी निकल कर आती है। दरअसल कृतिका उर्फ ज्योति चौधरी उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली थी। स्कूल टाइम से ही उसको एक्टिंग का शौक था, लेकिन परिवार का मानना था कि कृतिका पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। लेकिन कृतिका की जिद थी कि उसको एक्टिंग करनी है, तो माँ बाप न चाहते हुए भी उसे मुंबई भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वह मुंबई पहुंचती है। मुंबई पहुंचने से पहले वह अपना प्रोफाइल बनाने के लिए अलग अलग मॉडलिंग एजेंसियों के साथ जुड़ती है। धीरे धीरे कृतिका को मॉडलिंग के छोटे मोटे असाइनमेंट मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसका सपना था कि वह बड़े पर्दे पर आए। कोशिश जारी थी। वक्त बीत रहा था, लेकिन कृतिका को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसे ज़्यादातर मॉडलिंग के ऑफर आ रहे थे, लेकिन वह मॉडलिंग नहीं करना चाहती थी। उसको एक्ट्रेस बनना था, इसलिए उसने मॉडलिंग के असाइनमेंट भी धीरे धीरे लेने छोड़ दिए।
अब कृतिका मॉडलिंग की जगह अपना प्रोफाइल फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को देना शुरू कर देती है। कोशिश जारी थी, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसी समय एक मॉडलिंग असाइनमेंट के सिलसिले में कृतिका दिल्ली आती है। दिल्ली में उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है जिसका नाम राज त्रिवेदी था। कृतिका की यह मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। समय के साथ दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ ही समय में कृतिका और राज त्रिवेदी शादी कर लेते हैं, लेकिन यह शादी साल भर से ज़्यादा टिक नहीं पाती है, क्योंकि कृतिका के मन में कहीं ना कहीं था कि वह एक्ट्रेस बने, पर शादी के बाद उसके सपने टूट न जाए, इसलिए दोनों में इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा। 1 साल के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ अलग होने का फैसला ले लिया। उन्होंने डिवोर्स ले लिया। इसके बाद अपने सपने को पूरा करने के लिए कृतिका वापस मुंबई पहुंच गई। मुंबई आने के बाद कृतिका की मुलाकात विजय द्विवेदी नाम के एक और शख्स से होती है। विजय द्विवेदी इस मुलाकात में बताया कि उसका बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है। वह फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को करीब से जानता है। यह जानकर कृतिका बहुत ही इम्प्रेस हुई। अब कृतिका को लगा कि शायद विजय द्विवेदी उसके सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है। विजय द्विवेदी भी दिल्ली का रहने वाला था, लेकिन यह एक ठग था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका सरनेम द्विवेदी था, इसलिए हमेशा लोगों से कहता था कि वह जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है। जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस का बहुत बड़े नेता थे। अब जब कृतिका ने सुना कि विजय जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है तो और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। फिर दोनों में धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी। विजय द्विवेदी से अब कृतिका को प्यार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद मुंबई में अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस शादी के बाद कृतिका की जिंदगी चमकती है। उसे रज्जो फिल्म में लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ काम करने का मौका मिलता है। इसी फिल्म के बाद बालाजी टेलीफिल्म्स की ओनर एकता कपूर कृतिका को अपने नए सीरियल में रोल दे दिया। कृतिका को टीवी पर काम मिलने लगा, लेकिन इधर उसका दूसरा पति विजय द्विवेदी के बुरे दिन शुरू हो गए। विजय द्विवेदी जनार्दन द्विवेदी के नाम पर ठगा करता था कि वह उनका भतीजा है। इस दौरान में एक कांग्रेस के ही बड़े नेता अमरीश पटेल को मुंबई में जनार्दन द्विवेदी का भतीजा बनकर विजय द्विवेदी ने बेवकूफ़ बनाया और लाखों रुपए उनसे ठग लिए। अमरीश पटेल को जब अपने लूटने का एहसास हुआ तब यह बात कांग्रेस के बड़े नेताओं को बताएं। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। जब पृथ्वीराज चौहान को अमरीश पटेल के इस तरह से ठगे जाने की बात पता चली तो नाम आया कि जनार्दन द्विवेदी का भतीजा ने किया है। इससे जनार्दन द्विवेदी की भी बदनामी हो रही थी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने जनार्दन द्विवेदी से बात की और कहा कि आपका एक विजय द्विवेदी नाम का भतीजा है, और उसने अमरीश पटेल को लाखों रुपए का चूना लगा दिया है। जब यह बात जनार्दन द्विवेदी को पता चली तब उन्होंने बताया कि मेरा तो कोई भतीजा ही नहीं है। इसी के बाद सीएम पृथ्वीराज चौहान ने इस मामले की जांच मुंबई की क्राइम ब्रांच को दे दिया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच की और विजय द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब विजय द्विवेदी गिरफ्तार हुआ तब कृतिका को पहली बार अपने पति के बारे में यह सच्चाई पता चली कि वह कोई जनार्दन द्विवेदी का भतीजा नहीं है, बल्कि एक ठग है जो लोगों को लूटता है। गिरफ्तारी के बाद कृतिका ने विजय द्विवेदी से डाइवोर्स ले लेती है। यह उसका दूसरा तलाक था। दोनों अलग हो जाते हैं। अब जब पुलिस को कृतिका की पास्ट की कहानी सामने आई तब इस केस को सुलझाने के तरीकों को भी बदला गया। अब शक के घेरे में कृतिका का पहला पति राज त्रिवेदी था, लेकिन कहीं से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा था। इसी दौरान में जो लाश के साथ बेड पर सफ़ेद पाउडर मिला था उसकी रिपोर्ट आ गई। दरअसल वह ड्रग्स था। अब इसका साफ मतलब था कि कृतिका ड्रग्स लेती थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस कृतिका के माँ बाप से पूछती है। माँ बाप को इसके बारे में पता था। उन्होंने बताया कि जब पहले हस्बैंड से डाइवोर्स हुआ तो वह डिप्रेशन में चली गई और उसी वक्त कुछ दोस्तों की वजह से उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। अब पुलिस के सामने यह था कि क्या विजय द्विवेदी कातिल है, तो ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि वह तो जेल में था। तभी पुलिस ने फिर फैसला किया कि क्यों न ड्रग्स सिंडिकेट की तरफ थोड़ा सा जांच की दिशा को बढ़ाया जाए। इसके लिए पुलिस ने दोबारा से कृतिका के मोबाइल के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया, लेकिन इस बार 2-2.5 साल पहले की भी कॉल डिटेल निकाली जाती है। खास तौर पर उस वक्त के कॉल डिटेल जिस वक्त कृतिका ड्रग्स लेने लगी थी।
इस जांच में एक नंबर ऐसा मिला जो एक ड्रग पैडलर का नंबर था। अब एक ड्रग पैडलर का नंबर निकलना यह गवाही दे रहा था कि कहीं ना कहीं कृतिका ड्रग के लिए डायरेक्ट डील करती थी। उस ड्रग पैडलर का नाम आसिफ अली उर्फ सनी था। पुलिस ने सनी से जब पूछताछ करने का फैसला किया तो पता चला कि जब यह मर्डर हुआ तब वह ड्रग्स के मामले में ही पकड़ा गया था और वह जेल में था। अब पुलिस को कहीं ना कहीं इस कत्ल में ड्रग पैडलर का हाथ नजर आ रहा था, इसलिए पुलिस अब आसिफ अली के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। इस जांच में पुलिस को एक और नंबर मिलता है। उसका नाम शकील था। यह भी एक ड्रग पैडलर था। शकील भी इस ड्रग के केस में अंदर गया था। इसके कुछ दिन बाद जेल से बाहर आ गया था। तब पुलिस उसको उठाकर पूछताछ करती है। इस जांच में पता चलता है कि जब कृतिका का कत्ल हुआ तब शकील और आसिफ दोनों ही जेल से बाहर थे। पुलिस से गलती हुई थी कि उन्हें लगा कि वह जेल में थे। अब क्योंकि दोनों जेल से बाहर थे इसलिए उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद एक नई चीज सामने आई। इन दोनों के मोबाइल की लोकेशन कृतिका के कत्ल वाले दिन उस अपार्टमेंट की तरफ था। इसके बाद पुलिस सख्ती से इन दोनों से पूछताछ की। इस पूछताछ में बहुत ही अजीब कहानी निकल कर आती है। कहानी यह थी कि जब कृतिका को काम नहीं मिल रहा था तब उसके कुछ दोस्तों की मदद से उसने ड्रग्स लेना शुरू किया। इस ड्रग्स लेन देन के दौरान उसकी डायरेक्ट ड्रग पैडलर से पहचान हो गई। उसका नंबर भी मिला। वह नंबर आसिफ उर्फ सनी का था। वह सनी से ड्रग्स लिया करती थी। इस दौरान में पुलिस ने सनी को पकड़ लिया। उसे जेल हो गई। लेकिन सनी ने जेल जाने से पहले ही कृतिका को एक नंबर दिया था कि अगर कभी इमरजेंसी हुई और फ़ोन मैं ना उठाऊं तो तुम इस नंबर पर कॉल कर लेना। वह नंबर शकील का था, इसलिए कृतिका आसिफ के जेल जाने के बाद शकील को फ़ोन करती है। अब शकील कृतिका को ड्रग्स सप्लाई करने लगा। इसी बीच में एक बार ऐसा हुआ कि शकील के कुछ 6,000 रुपये पैसे रह गए थे। शकील उससे पैसे मांग रहा था पर कृतिका डेट पर डेट आगे बढ़ाती जा रही थी। उसी दौरान शकील को पुलिस जेल भेज देती है। शकील करीब 6 महीने जेल में रहता है। 6 महीने के बाद वह जेल से बाहर आता है। जेल से बाहर आने के बाद उसे पैसे की दिक्कत होने लगी, इसलिए वह कृतिका से फिर पैसे मांगने लगा। कृतिका फिर एक एक दिन आगे बढ़ाती जा रही थी। इस चक्कर में उसे गुस्सा आ गया। वह इसके बारे में आसिफ को बताता है। उसने कहा अच्छा चलो उसके घर चलते हैं। अब शकील और आसिफ ये दोनों कृतिका के घर पहुंचते हैं। ये लोग उससे पैसे मांगते हैं। कृतिका कहती है कि मैं 1 हफ्ते में दे दूंगी। इस पर शकील उसको उल्टा सीधा बोलने लगा। इस वजह से कृतिका भी भड़क जाती है। तभी शकील वहीं पर पड़े एक लोहे के सामान उठाकर गुस्से में कृतिका के सर पर मार देता है। हालांकि आसिफ इस झगड़े को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर में लगा घाव जानलेवा साबित होता है। कुछ ही देर में कृतिका दम तोड़ देती है। फिर दोनों कृतिका के गहने और उसके घर में रखे हुए करीब 2200 रुपये ले लेते हैं और एसी को 19 डिग्री टेम्परेचर पर चालू करके वहां से चले जाते हैं। पुलिस यह कहानी सुनकर हैरान हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह कत्ल 6,000 रुपये के लिए हुआ है। अब किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसने फिल्मों में काम किया हो उसकी मौत 6,000 रुपये के लिए हुआ है, यह बात लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने हर एंगल से इस मामले की जांच की है। इसके अलावा कत्ल करने का कोई दूसरा मोटिव भी नहीं मिला है। अब पुलिस इन दोनों को जेल भेज देती है। आपको क्या लगता है, क्या यह कत्ल 6,000 रुपये के लिए हुआ है या इसके पीछे कोई और ही राज है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।